एवरीवन, सचिता एंड यूर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हम हमारा जो क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसे कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हमें अपना जो हमारा जो टॉपिक है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसके साथ। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि जो फ्रांस की सोसाइटी है वो किस तरह से 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी, है ना। एक सेक्शन था कौन सा, एरिस्टोक्रेट क्लास का, और दूसरा सेक्शन था मिडिल क्लास का, जो कि नया नया जिनका कि इमरजेंस देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि 1750s के आसपास में क्या देखा गया कि जो इंग्लैंड था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जो था वो पूरे यूरोप में देखा गया, और बेसिकली फ्रांस में भी उसका जो इम्पैक्ट था वो देखा गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था कि मिडिल क्लास जो है वो नई नई इमरजेंस में नया नया इमर्ज हुआ था, इमरजेंस में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आइडियोलॉजी है जो आज हम पढ़ेंगे, लिबरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो लिबरलिज्म है, ये जो लिबरल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो लिबरल एक लैटिन वर्ड है लिबर, ठीक है, वहाँ से निकल के आया है लिबरल। और लिबरल का मीनिंग क्या होता है, या लिबर का मीनिंग क्या होता है, तो फ्री उसका मीनिंग होता है। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा उदार, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे उदार। तो क्या था जो ये आइडियोलॉजी थी नेशनलिज्म की, लिबरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी ये थी मिडिल क्लास की। और इसमें मेन क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला, इन यूरोप फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, जो ये आइडियोलॉजी है निज़म केम, और इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो फ्रीडम फॉर ऑल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहली जो इसमें चीज़ थी, डिमांड की गई थी, फ्रीडम फॉर ऑल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी इक्वल हों और सभी को आज़ादी दी जाए, सभी को एक ऐसी मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस उन पर कम की जाए जिससे कि वो अपनी फ्रीडम को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। ठीक है, और ये जो फ्रीडम है इनको किस किस तरीके से चाहिए थी, किन किन स्फीयर में चाहिए थी, तो सब पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये दोनों तरह से चाहते थे कि इनको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। ठीक है, तो पॉलिटिकल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकली क्या चाहते थे लोग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें सभी का कंसेंट हो। क्यों ऐसा चाहते थे? क्योंकि वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था, एक हायरार्कियल सिस्टम चला आ रहा था और एक राजा रूल करते थे। एक मतलब कोई भी किंग होता था और किंग की फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो आगे राजा बनते चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से हायरार्की को फॉलो करते थे यूरोपियंस जो थे। तो अब क्या चाहते थे जो लिबरल आए थे, भाई लिबरल आए तो इन्होंने देखा कि ये मतलब यही हमेशा चले आ रहे हैं, तो उनको लगा कि अब जो है ये रुकनी चाहिए, ये सिस्टम चला आ रहा है एक हायरार्की वाला, इसको स्टॉप किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अब जो गवर्नमेंट बननी चाहिए और ये जो राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या थी इसमें, एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी प्लस प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी वहाँ पे चल रही थी, पता ही है भाई, राजा होते थे तो ऑटोक्रेटिक तरीके से रूल करते थे, है ना। अब यहाँ पे प्रिविलेजेस की बात की गई है, तो प्रिविलेजेस जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो कुछ प्रिविलेजेस को क्या करती थी, एंजॉय करती थी बाय बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चाहते हैं, अब जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है वो क्या चाहता है कि ये प्रिविलेजेस इनको जो बाय बर्थ मिली हुई है ये अब इनको नहीं मिलनी चाहिए, इनका एंड होना चाहिए, इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट थ्रू दी पार्लियामेंट। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो भी कैसी बननी चाहिए, गवर्नमेंट जो बने वो मतलब एक ऐसी पार्लियामेंट वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स हों, मतलब जनता के प्रतिनिधि चुनकर जिसमें जाएँ, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स पहुँचे, तो वो कम से कम उनकी बात को रखेंगे, है ना। अभी राजा का क्या था कि वो तो अपने हिसाब से रूल करते थे। तो ये था इनका पॉलिटिकल वाला जो कॉन्सेप्ट था। इकोनॉमिकली इनको क्या क्या फ्रीडम चाहिए थी, तो फ्रीडम फॉर द मार्केट्स, क्योंकि मार्केट्स पे वहाँ पे किसका कंट्रोल होता था, एरिस्टोक्रेट क्लास का। मेहनत कितनी भी कर लेते थे जो लिबरल थे या जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो मजदूर वाले लोग थे, वो काम बहुत करते थे। इवन काम उनसे 18 घंटे लिया जाता था, ये तो आपको पता ही है, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, है ना। सर्फ वगैरह होते थे जो कि 24 में से 18 घंटे काम करते थे। तो
तो आप क्या चाहते थे वो लोग कि जो मार्केट है उस पर भी उन्हीं का कंट्रोल हो, मतलब मार्केट को भी थोड़ा सा लिबरलाइज किया जाए, ठीक है। दूसरा क्या था, एबोलिशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसके अलावा मैंने जो कौन सा हमारा टॉपिक था, एक जिसमें नेपोलियन वाला जो टॉपिक था हमारा क्या है, उसमें हम लोग ने देखा था जो 9th में ही शायद वो हमने देखा है कि जो नेपोलियन कोड आया था, नेपोलियन कोड में क्या हुआ था कि नेपोलियन ने एक मेजरिंग यूनिट्स जो है वो एक कर दी थी, नहीं 10th का ही हमारा है ना, 10th के चैप्टर में था। तो क्यों ऐसा क्या था, प्लस टैक्सेस वगैरह बहुत हुआ करते थे, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। तो यहाँ पे लोग क्या चाहते थे कि एवोल्यूशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, हटनी चाहिए ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। मतलब जो भी कुछ सामान अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा जाना था तो उस पर बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि अब ये टैक्सेस वगैरह हटाए जाने चाहिए। तो ये इनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में इस तरह से ये लोग क्या चाहते थे, लिबरलाइज करना चाहते थे जो फ्रांस में जो सिस्टम था उसको। इसके अलावा क्या चीज़ थी, देखो हालांकि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन लोगों ने डिमांड करी है इसमें इन्होंने कहीं यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं की। यूनिवर्सल सफरेज ये भी मैंने आपको 9th में पढ़ाया था। तो यूनिवर्सल सफरेज इसलिए बोला गया है, यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं की। यूनिवर्सल सफरेज क्योंकि फ्रांस में था नहीं, फ्रांस में किसको राइट टू वोट किसको था, सिर्फ जो प्रॉपर्टी पर्सन थे, मतलब जो एलीट क्लास लोग या जो कह लो जो जमींदार टाइप के लोग होते थे ना, उन्हीं को खाली वोटिंग का राइट था। जो वहाँ की जो सबसे लोअर जो 3rd स्टेट वाले लोग थे उनको किसी भी तरह का राइट टू वोट नहीं दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने भी, इनकी मतलब सोच में वो था ही नहीं, राइट टू वोट वाला जो इनकी थिंकिंग थी वो थी ही नहीं। तो इन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं की। सिर्फ जब जैकोबिन क्लब आता है फ्रांस में तब वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो फीमेल्स वगैरह थी उनको राइट टू वोट दिया गया था। लेकिन बाद में उसको भी जैसे ही नेपोलियन आता है तो वो क्या कहता है कि फीमेल्स को जो है किसी तरह का कोई राइट टू वोट नहीं मिलेगा, कोई भी वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं की। लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने ये बात रखी कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी बनेगी, वो कम से कम पार्लियामेंट के थ्रू मतलब इलेक्ट होके बननी चाहिए, जो गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्ट होके बनेगी, ठीक है। तो ये सारा इनकी डिमांड थी जो लिबरलिज्म को फॉलो करने वाली मिडिल क्लास आई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। 1815 के बाद 1815 में क्या होता है कि नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाएगा। तो उसके आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर से कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट आती है, फिर से मतलब कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर आएगा, वो सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।